नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बातों की गठरी और फसकों का फंचा उठाए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। इस हफ्ते ऐसी बिज्जों खबरें आई जिन पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी, और इनमें से एक खबर तो ऐसी भी थी जिसे हर प्रदेशवासी की जुबान पर होना चाहिए था। लेकिन इन दिनों विज्ञापनों के गर्भ धारण से फूले हुए अखबारों में इस खबर की कहीं वैसी चर्चा नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। इसलिए 5 पन्ने पलटने के बाद जिन अखबारों में पेज 1 और पेज 2 खुलते हैं, उनमें कहीं भी करोड़ों की जमीन की बंदरबांट की यह खबर जगह नहीं बना पाई। जगह बनाती भी कैसे? ये खबर सरकार के साथ साथ अखबारों को सबसे ज्यादा विज्ञापन देने वाले बड़े बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ जो थी। तो चलिए आज के एक्स्ट्रा कवर की शुरुआत इसी खबर से करते हैं, जिसे हमारे अखबार ये मानकर पचा गए कि छोटे छोटे राज्यों में बड़े बड़े घोटाले होते रहते हैं सेनोरिटा। उत्तराखंड राज्य में शुरुआत से ही चकड़ैतों की मौज रही है। क्या कांग्रेस और क्या भाजपा, जिसे भी सत्ता मिली उसने इस छोटे से राज्य को पतेड़ पतेड़ के पतियूड़ बना दिया और यहाँ के संसाधनों का मीट भात बनाकर खूब सपोड़ा। अपने नेगी दाने गैरसैंण के बहाने यहाँ के राजनीतिक दलों की मंशा को सिर्फ 2 ही लाइनों में क्या बखूबी समेटा है कि कांग्रेस भाजपा नी रैनी कभी गैरसैंण का हक मां, सड़कों मां भी सत्ता मां भी यूकेडी जकबक मां। प्रदेश के तमाम अहम मुद्दों पर राजनीतिक दल ऐसे ही जगबगाते रहे, लेकिन जमीनों की लूट और घोटालों में कोई भी सरकार पीछे नहीं रही। किसी सरकार में बिजली घोटाले हुए, किसी में केदारनाथ आपदा घोटाला, किसी में एनएच घोटाला, तो किसी में भर्ती घोटाले। और इन घोटालों की सूची इतनी लंबी है कि एक पूरा एपिसोड इस पर अलग से बन सकता है। पर मजेदार यह है कि हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहते हुए जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपी होते हैं, वो रातों रात भाजपा की वॉशिंग मशीन में ऐसे कुचाए जाते हैं कि सफेदी की चमकार लिए निकलते हैं और अगली सुबह भाजपा की सरकार में फिर से मंत्री पद लौफिया लेते हैं। मौजूदा सरकार के मंत्रिमंडल में ही ऐसे कई नाम हैं जो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम होने से पहले कांग्रेस के हाथ से मलाई सपोड़ा करते थे। इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश लूटने में कांग्रेस नागनाथ बनी है तो भाजपा सांपनाथ। लेकिन दशकों से चल रहे लूट के इस खेल में साल 2018 में एक बड़ा मोड़ आया। ये वही मोड़ था जिसके बाद प्रदेश की जमीनों की लूट में खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू हुआ और हजारों करोड़ की जमीनें घाम लगा दी गई। प्रदेश में तब भाजपा की सरकार थी और त्रिवेंद्र सिंह रावत उस सरकार के मुखिया हुआ करते थे। उस सरकार को एक दिन इतनी जोर से विकास आया कि उसने धड़धड़ा के एक अध्यादेश का थोपड़ा निकाल दिया। यह अध्यादेश था प्रदेश के भू कानूनों में बदलाव का। जिस मजबूत भू कानून की मांग आज प्रदेश के कोने कोने में हो रही है, उस भू कानून की छांट छोलने का असल काम इसी अध्यादेश से शुरू हुआ। यह अध्यादेश लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि पहाड़ में विकास नहीं हो रहा और इंडस्ट्री नहीं लग रही, इसलिए इंडस्ट्री लगाने के लिए भू कानून में बदलाव जरूरी है। इस कानून का नाम है UPZALR, यानी उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। इस कानून की 2 धाराओं में तब बदलाव किए गए। एक थी धारा 143 जो भू उपयोग यानी कि लैंड यूज से संबंधित थी, और दूसरी थी धारा 154 जो कि जमीन की कुल सीमा तय करती थी। कानून में ये बदलाव करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने विधानसभा सत्र का भी इंतजार नहीं किया, बल्कि ऑर्डिनेंस लाकर 6 अक्टूबर 2018 से लागू करवा दिया। अब नेताओं की चकड़ैती आप इसी बात से समझ लीजिए कि जब पूरा प्रदेश भू कानून की मांग कर रहा है, तब भी धामी जी पिछले कई सालों से टाले ही जा रहे हैं कि वे जालू। कभी वो भू कानूनों के लिए समिति बना रहे हैं, कभी उस समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए एक और समिति बना रहे हैं, और कभी जनता को बुझा रहे हैं कि अगले सत्र में मजबूत कानून लेके आएंगे। लेकिन जब कानून बिगाड़ने की बात आई थी, तब किसी सत्र का इंतजार नहीं किया गया, बल्कि सीधे ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बदल दिया गया। और प्रदेश की राजनीति में बिजोग ऐसा पड़ा हुआ है कि कांग्रेस समेत किसी भी विपक्षी दल ने तब इसका विरोध भी नहीं किया। बहरहाल, जब भी कोई ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो सरकार के लिए जरूरी होता है कि अगले 6 महीने के अंदर उसे बिल के रूप में विधानसभा में रखा जाए और पारित करवाकर कानून की शक्ल दी जाए। तो अक्टूबर 2018 के इस अध्यादेश को दिसंबर 2018 में हुए सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा गया। दिवंगत नेता प्रकाश पंत तब संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने ये बिल जब सदन में रखा तो सिर्फ एक विधायक ने इसका मजबूती से विरोध किया, और वो विधायक थे मनोज रावत, जो उस समय केदारनाथ विधानसभा की सीट से कांग्रेस के विधायक थे। हालांकि उनके इस विरोध को उनकी पूरी पार्टी का विरोध समझने की गलती मत कीजिएगा, बल्कि जमीनों की लूट के दरवाजे खोलने वाले इस विधेयक के पारित होने में कांग्रेस का दोष भी कुछ कम नहीं है।
इसे अभी आगे और विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ठीक से देखते हैं कि उस दिन आखिर विधानसभा में हुआ क्या था। तो तारीख थी 6 दिसंबर 2018। 4:44 पर तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने यूपीजेडएलआर में संशोधन के लिए विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। अब अगर आप आज उत्तराखंड विधानसभा की वेबसाइट पर जाकर उस दिन के मिनट्स निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ 15 पेजों का ये दस्तावेज मिलेगा, जिसमें बस इतना जिक्र है कि माननीय सदस्य श्री मनोज रावत ने विधेयक पर विचार व्यक्त किए और संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से संतुष्ट न होने पर नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के तमाम सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया। इसके बाद विधेयक पर फिर से चर्चा हुई। ये बिल्कुल अमूल माचो की टैग लाइन की तरह पारित हो गया, यानी बड़े आराम से। विधानसभा की वेबसाइट में कहीं भी वो विस्तृत चर्चा आपको नहीं मिलेगी जो उस दिन असल में सदन के भीतर हुई थी। तो ये विस्तृत चर्चा हम आपको सुनाते हैं, जो हमने अपने विशेष सूत्रों से हासिल की है, ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ साफ नजर आ सके। 6 दिसंबर की शाम के ठीक 5 बजे तत्कालीन मंत्री प्रकाश पंत ने यूपीजेडएलआर में संशोधन के इस विधेयक पर अपनी बात रखना शुरू किया और उन्होंने बताया कि प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जो कारोबारी, अस्पताल या शिक्षा केंद्र या बड़े औद्योगिक इकाइयां खोलना चाह रहे हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा का संपूर्ण भाग और देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर, रायपुर विकासखंड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखंडों, नैनीताल के हल्द्वानी और रामनगर के विकासखंडों को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखंडों के अंतर्गत भूमि की क्रय से संबंधित कानून बदले जाएं। उन्होंने आगे कहा कि जनता की मांग है कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ इंडस्ट्रीज जानी चाहिए, सर्विस सेक्टर जाने चाहिए, ताकि वहाँ रोजगार सृजन हो सके, राज्य के अंदर हमारे आर्थिक संसाधन बढ़ सकें। इस उद्देश्य को लेकर ये छोटा सा संशोधन विधेयक 2 धाराओं के मूल संशोधन को लेकर आपके संज्ञानार्थ प्रस्तुत है, इसलिए इसे सर्वसम्मति से अनुमति देने की कृपा करें। जमीन खरीदने को बेहद आसान बनाने वाले इस विधेयक पर कांग्रेस ने आपत्ति जताने की जगह ऐसा सवाल किया जिसने प्रदेश की मवासी और भी घाम लगा दी। प्रकाश पंत को सुनने के बाद तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सवाल किया कि मान्यवर, इसमें आपने हल्द्वानी और रामनगर का भाबर इलाका क्यों सम्मिलित नहीं किया? इस सवाल के जवाब में उस वक्त तो प्रकाश पंत ने तर्क दिया कि ये इलाके तो पहले से ही विकसित हैं, लेकिन असल में कांग्रेस का ये सवाल ही तत्कालीन सरकार के लिए ऐसा हो गया था जैसे विपक्ष कोरस में उसके साथ गा रहा हो कि हम साथ साथ हैं, क्योंकि बाद में ये कानून इन क्षेत्रों में भी लागू कर दिए गए और पूरा प्रदेश ही पूंजीपतियों की चारागाह बना दिया गया। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इस बदलाव से पहाड़ में, आपके गांवों में या आपके गांव के आसपास कितनी इंडस्ट्री लगी हैं और कितने लोगों को इन इंडस्ट्री में रोजगार मिला है। खैर, इस बात पर अभी आगे बात करेंगे कि जब पहाड़ में रोजगार की फचोड़पट हुई ही नहीं तो फिर कानूनों में ये बदलाव क्यों और किसके लिए किए गए थे। फिलहाल उसी दिन की कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं। प्रकाश पंत के भाषण पर जब नेता प्रतिपक्ष ने सिर्फ एक लाइन का सवाल किया, और वो भी ऐसा जिसने जमीनों की लूट की छूट का दायरा और भी व्यापक बना दिया, तब एकमात्र विधायक मनोज रावत ने इस विधेयक पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने सदन में कहा, माननीय मंत्री जी, आप आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं। जब उत्तराखंड आंदोलन हो रहा था तब यहाँ के लोग जमीन की लड़ाई को भी महत्वपूर्ण मुद्दा मान रहे थे। उत्तराखंड राज्य का गठन इसी उद्देश्य से हुआ कि हमारे लोगों को भय था कि यहाँ की भूमि हमसे छीनी ना जाए। किसी न किसी प्रयोजन से देश के संविधान ने भी जमीन बचाने की व्यवस्था की है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के निवासियों को पूरे अधिकार देता है। आर्टिकल 371 पूर्वोत्तर के लोगों को अधिकार देता है। शेड्यूल 6 में भी इस तरह के प्रावधान रखे गए हैं। और हिमाचल प्रदेश के यशस्वी राजनेताओं ने अपने प्रदेश की जमीन बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 में धारा 118 का प्रावधान किया है। लेकिन इस सदन में आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस महत्वपूर्ण संशोधन को, जिसके बाद उत्तराखंड के निवासियों की जमीनें छीन लेने का पूरा षड्यंत्र कर दिया गया है, पूरी ताकत दे दी गई है धनपतियों को कि हमारी जमीनें छीन लें और हमें भूमिहीन बनाकर अपनी ही जमीन में मजदूरी करने को मजबूर कर दें, ये उसका षड्यंत्र है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मनोज रावत ने कहा, जहां तक माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उद्योग स्थापित होने हैं, माननीय मंत्री जी, मेरे जिले की सूची प्राप्त कर लीजिए। जो आप लोगों के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है उसमें किस किस व्यक्ति ने उद्योग के नाम पर आज तक जमीनें ली हैं और वो व्यक्ति कौन हैं, उन्होंने क्या उद्योग लगाए हैं। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जब आप उन व्यक्तियों के बारे में जानना चाहेंगे।
इतनी बात रखने के दौरान तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने मनोज रावत को टोकते हुए कहा कि माननीय मनोज जी, कृपया थोड़ा संक्षेप में बात कीजिए, अभी बहुत मदे बाकी हैं। इस पर मनोज रावत ने जवाब दिया कि मान्यवर, मैंने 2 इश्यू उठाए हैं। इसके बाद मंत्री प्रकाश पंत ने मनोज रावत द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब में कहा, मान्यवर, आपने जो सवाल उठाए हैं मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। ये कहने के साथ ही उन्होंने मनोज रावत के IQ लेवल पर सवाल उठाए और कहा, जो विषय माननीय मनोज जी ने उठाए हैं मुझे उनकी मानवता को देखकर ठेस पहुंची है। मैं सोचता था उनका IQ लेवल इतना अच्छा है कि आप पकड़ लेते होंगे। आपने शायद धारा 143 का को नहीं पढ़ा। ये कहने के साथ ही प्रकाश पंत ने धारा 143 का यानी 143A को सरकार के डिफेंस की तरह से परिभाषित करते हुए बताया कि हमने इस धारा को इसीलिए जोड़ा है ताकि अगर कोई व्यक्ति उद्योग लगाने के नाम पर जमीन लेता है और तय समय सीमा के भीतर उद्योग नहीं लगाता तो सरकार के पास अधिकार होगा कि वो जमीन वापस सरकार में निहित हो जाए। उन्होंने आगे कहा, मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं यहाँ स्कूल प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ। अभी तक तो उसको 250 वर्ग मीटर की भूमि मिलती थी और वो ज़मीन भी उसे मकान बनाने के लिए मिलती थी। अब मकान बनाने के लिए नहीं बल्कि प्रोजेक्ट लगाने के लिए ज़मीन मिलेगी। अगर अधिक बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसकी अनुमति राज्य सरकार से लेनी पड़ेगी और हमारी लगातार मॉनिटरिंग होगी। मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूं कि आप भी सबकी मॉनिटरिंग करें। मनोज रावत ने इस पर जवाब दिया, मान्यवर, मेरा सवाल ये था कि जो आज तक 3-4 हेक्टेयर की औद्योगिक अवस्थापना बनी है उन पर ही औद्योगिक स्थापित नहीं हो पाए हैं। प्रकाश पंत ने जवाब दिया, मान्यवर, हम ये भी काम करेंगे, जनता ने हमें इसीलिए बैठाया है। मनोज रावत बोले, मान्यवर, ज़मीनें बेचने के लिए नहीं बैठाया है। ये सुनकर प्रकाश पंत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा, मान्यवर, सम्मानित भाषा का प्रयोग करें। ये गंभीर मुद्दा है और ये राज्य की आर्थिकी से जुड़ा सवाल है। हम ये विषय पूरी संवेदनशीलता से ले रहे हैं। मैं तो चाह रहा था कि आपका भी सहयोग मिलता। आखिर पर्वतीय क्षेत्र पर रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार सिर्फ इंडस्ट्री के माध्यम से मिल सकता है और सार्वजनिक उपक्रम या प्राइवेट ही दे सकते हैं। उनको ले जाने के लिए हमें कोई तो प्रबंध करना पड़ेगा। 250 मीटर पर क्या रोजगार लगाएंगे? यदि रोजगार लगाएंगे तो स्कूल भी खुलेंगे और हेल्थ टूरिज्म भी बढ़ेगा और पलायन भी रुकेगा। ये तभी संभव है जब हम उनको यानी उद्योगपतियों को कुछ सुविधाएं देंगे। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण ही खराब है तो हम क्या कर सकते हैं? इतना होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा में वही हुआ जो देश भर की विधानसभाओं में होता ही है, यानी विधानसभा को मच्छी बाजार बनते देर नहीं लगी। घपरोल शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने आपस में आरोप प्रत्यारोप शुरू किए और इस हो हल्ले के बीच सिर्फ 2 अन्य बयान सदन की कार्रवाई में दर्ज हुए। एक था नेता प्रीतम सिंह का, जिन्होंने कहा, मान्यवर, पलायन कैसे रुकेगा, और दूसरा था मनोज रावत का कि मान्यवर, हम नौकर बन जाएंगे। इसके बाद घपरोल फिर से तेज हुआ और तत्कालीन अध्यक्ष ने बैठ जाइए कहते हुए विधायकों को धुपड़ा देने की परंपरा निभाई और हल्ले के बीच ही कहा, प्रश्न ये है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। हल्ले के बीच ही सदन की कार्रवाई में दर्ज हुआ कि प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। इसके बाद मनोज रावत का आखिरी बयान उस दिन की कार्रवाई में दर्ज हुआ कि मान्यवर, ये पहाड़ की भूमि को बेचने का षड्यंत्र है। उनके ये कहते ही हंगामा और बढ़ा और कांग्रेसियों की ओर से आखिरी बयान प्रीतम सिंह का दर्ज हुआ कि मान्यवर, ये सरकार पहाड़ की जमीन के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रही है, इसलिए हम सदन का बहिर्गमन कर रहे हैं। ये कहते हुए कांग्रेस के तमाम विधायक विधानसभा से पलायन कर गए और UPZA-LR में प्रस्तावित बदलाव आसानी से पारित कर दिए गए। इस तरह से उत्तराखंड में जमीनों की खरीद के दरवाजे खोल दिए गए और उस दिन से लेकर आज तक UPZA-LR में करीब 1 दर्जन संशोधन और किए जा चुके हैं। मजेदार ये भी है कि 6 दिसंबर की कार्रवाई में तत्कालीन मंत्री प्रकाश पंत जिस धारा 143A को अपने डिफेंस की तरह से इस्तेमाल करते हुए बता रहे थे कि सरकार मॉनिटर तो करेगी ही और अगर कोई आदमी उद्योग के नाम पर जमीन खरीदने के बाद उद्योग नहीं लगाएगा तो 143A के तहत उसकी जमीन वापस ले ली जाएगी। वो प्रावधान जो था वो भी हमारे हैंडसम मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में स्वाहा कर दिया गया है। साल 2022 में धामी सरकार UPZA-LR में एक और संशोधन करते हुए उस धारा को भी हटा चुकी है। अब आप लोग ये पूरी सूची देखिए कि 2018 में हुए कानूनों में बदलाव के बाद किस किस को कई हेक्टेयर जमीन सरकार ने दी और इनमें से कितने लोगों ने उद्योग लगाकर पहाड़ में रोजगार की गंगा बहाई। ये सूची फिलहाल सिर्फ 2 जिलों की है, हरिद्वार और पौड़ी। सूची इतनी लंबी है कि सभी नामों को पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इस पूरी सूची में पढ़ सकते हैं कि किस किस को सरकार ने जमीन दी, किस उद्देश्य से दी और अपने आसपास झपका सकते हैं कि क्या वो उद्देश्य पूरे हुए।
ये ज़रूरी नहीं कि इस सूची में शामिल सभी नाम ऐसे हों जिन्होंने गलत तरीकों से या गलत मंशा से ही ज़मीन हथियाई हो। इनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सच में उद्योग लगाए भी हों। लेकिन जिन दावों के साथ 2018 में सरकार ने ज़मीन खरीद के द्वार मोर खोल के रख दिए थे, क्या पहाड़ में रोजगार के दावे पूरे हुए हैं? इस बात का आकलन आप लोग खुद कीजिए। अब बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, वो खबर जो एक ही ज़मीन में अरबों के वारे न्यारे करने वाली खबर है। ये ज़मीन है मसूरी से लगती हुई जॉर्ज एवरेस्ट की ज़मीन। बताया जा रहा है कि इस ज़मीन की कीमत सर्किल रेट के अनुसार ही 2700 करोड़ से ज़्यादा है और इसका बाजार मूल्य तो संभवतः 10 गुना तक ज़्यादा हो सकता है। पिछले काफ़ी समय से ये इलाका विवादों से घिरता रहा है। कभी इस बात को लेकर कि जो कंपनी यहाँ काम कर रही है वो यहाँ के स्थानीय लोगों के रास्ते तक बंद कर रही है, उनसे प्रवेश शुल्क या पार्किंग के पैसे मांग रही है, और कई बार ये बात को लेकर भी विवाद उठे कि स्थानीय लोग जो सालों से यहाँ दुकान चला रहे थे उनकी दुकानों के आगे भी कंपनी ने तार बाड़ खींच दी है और उन्हें एक तरह से गुठियार पेट कुचा दिया गया है, जिससे उनकी आजीविका पर बड़ा संकट बनाया है। कौन है ये कंपनी, इसे ज़रा अच्छे से समझिए। 2 दिन पहले ही कांग्रेस नेता मनोज रावत ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि केदारनाथ उपचुनाव से ठीक पहले हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जो कि उठने भी चाहिए। इतने साल से अगर भाजपा सरकार प्रदेश की जमीनों की रांडीबाजी कर रही थी तो विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस खाडून जुगा क्यों बनी हुई थी? ये सवाल पूरी तरह से वाजिब है। लेकिन अपनी पार्टी से इतर मनोज रावत के पास व्यक्तिगत तौर से ये नैतिक बढ़त जरूर है कि वो अकेले ही पहले दिन से भू कानून के लिए आवाज उठा रहे थे, और फिर गड़बड़ी के जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो भले ही चुनाव से ठीक पहले सामने आए हों, मेरिट पर तो इस बात की जांच होनी ही चाहिए कि उनके आरोपों में दम है या नहीं। बहरहाल इस मामले को एकदम शुरुआत से समझते हैं। उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ तो देहरादून जिले के हाथी पांव इलाके में पार्क एस्टेट की 422 एकड़ जमीन थी। इसमें से 172 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने साल 1990 से 92 के बीच अधिग्रहित की। जिन लोगों से यह जमीन ली गई थी उनमें प्रमुख जो लोग थे उनके नाम थे स्वर्गीय MC शाह, उनके परिवार वाले, यमकेश्वर के मराल गांव निवासी CP शर्मा के परिवार वाले और चर्चित अभिनेत्री अर्चना पूरण सिंह के पिता स्वर्गीय पूरण सिंह आदि। मसूरी से बिल्कुल लगी हुई ये जमीन उत्तर भारत की सबसे कीमती जमीनों में से एक थी, इसलिए इस पर देश भर के बड़े उद्योगपति और कारोबारी अपनी नजर बनाए हुए थे। उत्तर प्रदेश के दौर में ही ये सुगबुगाहट भी हुई कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस जमीन को एसएल वर्ल्ड को देने जा रही है, लेकिन भारी विरोध के चलते तब ऐसा संभव नहीं हुआ। अब कांग्रेस का आरोप है कि जो काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार नहीं कर पाई थी वो काम 19 जुलाई 2023 के दिन उत्तराखंड के पर्यटन सचिव के एक ही साइन से कर दिया गया। पर्यटन विकास परिषद ने इस 172 एकड़ जमीन में से 142 एकड़ जमीन राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को सिर्फ 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर साहसिक पर्यटन से जुड़ी एक्टिविटीज करवाने के लिए 15 साल की लीज पर दे दी। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि 142 एकड़ यानी 762 बीघा की जमीन का सर्किल रेट के अनुसार ही मूल्यांकन करीब 2757 करोड़ होता है। इस डील में एक गंभीर आरोप यह भी लग रहा है कि जो जमीन सरकार ने 15 साल के लिए सिर्फ 15 करोड़ में इस प्राइवेट कंपनी को सौंप दी, उस जमीन को ठीक करवाने के लिए ही सरकार ने एशियाई विकास बैंक से 23 करोड़ का लोन लिया था। मतलब सरकार ने 23 करोड़ का लोन खुद लिया उस जमीन को ठीक करवाने के लिए जो 15 साल में सरकार को सिर्फ 15 करोड़ कमा के देगी। बाकी बात देखो कि हजारों करोड़ की जमीन पर सरकार कर्ज लेकर पैसा लगाती है और बदले में पाती क्या है? गुंठा। केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर कंपनियों वाले जख्या के दाने बराबर जमीन से अपने हेलीकॉप्टर मतकाते हैं वो भी साल का करीब 1 करोड़ किराया सरकार को चुका देते हैं। लेकिन यहाँ 762 बीघा जमीन एक कंपनी को सिर्फ 1 करोड़ सालाना पर दे दी जाती है। शुरुआत में 15 सालों के लिए ये ज़मीन दी गई है, लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है कि अगर 15 साल बाद सरकार फिर से किसी को ये ज़मीन देगी तो उसमें भी प्राथमिकता इसी कंपनी को देनी पड़ेगी। और ये डील भी ऐसे हुई है कि तमाम नियमों को पूठ-मूठ लुका दिया गया। नियम है कि टेंडर के लिए मिनिमम 3 आवेदन होने चाहिए, लेकिन ये तो पहले से ही तय था कि टेंडर किसे देना है। मतलब लाश के नाप का कफन नहीं खोजना था, कफन के नाप की लाश चाहिए थी। तो अब टेंडर के दिन नियमों में बदलाव किया गया। पहले टेंडर भरने के लिए जो कठिन शर्तें रखी गई थी, अब उन्हें ढील देते हुए कहा गया कि MSME कंपनी भी टेंडर में आ जाए, यानी कोई स्टार्टअप भी आ जाए।
और जादू देखिए कि राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के अलावा जो 2 अन्य कंपनियां पहुंची, उनके बुक ऑफ अकाउंट्स में वही पता दर्ज मिला जो राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के बुक ऑफ अकाउंट्स में दर्ज था। यानी तीनों का पता एक ही था। और पता क्या था? 2nd फ्लोर दीक्षा भवन, पतंजलि योगपीठ, महर्षि दयानंद ग्राम निकट बहादुराबाद, हरिद्वार। मिरेकल यहीं खत्म हो जाता तो भी कोई बात नहीं थी। ये इससे भी आगे गया कि तीनों कंपनियों के कार्यालय, उनका पता और डायरेक्टर तक आपस में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। और एक और मिरेकल आप ये देखिए कि राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस है ग्राम भवन, नीलकंठ पट्टी, उदयपुर तल्ला, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल। इस जगह की तस्वीरें जब हमने अपने साथियों से मंगवाई तो ये तस्वीरें सामने आई। कंपनी के बोर्ड के साथ ही यमकेश्वर ब्लॉक के हजारों युवा नौकरी करते हुए आप में से कुछ लोगों को अगर नजर नहीं आ रहे तो आपको अनुलोम विलोम करने के साथ ही नाखूनों को जोर जोर से रगड़ने की जरूरत है। उससे फिर आंखें तेज होंगी और तब आपको साफ दिखेगा कि कंपनी ने कैसे पूरे यमकेश्वर क्षेत्र को रोजगार से लबालब कर दिया है। वैसे गांव के लोग बताते हैं कि ये पूरा पहाड़ किसी बाबा जी ने खरीद लिया है और ये कंपनी भी उन्हीं बाबा जी के चेलों की है जो सवाल पूछने पर कई बार नाराज होते हुए ये तक कहते हैं कि पूंछ फाड़ेगा बल मेरी। उत्तराखंड में ऐसे ही लोगों की मौज है जिन्होंने पहाड़ों की थिचवाणी बना के रख दी है। हमारे नेता भी जानते हैं कि पहाड़ के असाड़ू पूसू छोटी मोटी नौकरियों का वादा कर देने भर से ही खुश हो जाएंगे और बाकी समय धर्म की रक्षा के नाम पर नफरती मैसेज आगे पीछे ठेलते रहेंगे, जबकि प्रदेश के बड़े बड़े टेंडर दिल्ली गुजरात के उन लोगों को दे दिए जाएंगे जिनसे अच्छा कमीशन भी मिलेगा और दिल्ली में बैठे नेताओं की वाहवाही भी। अब सुना है कि ऋषिकेश स्थित 84 कुटिया, जिसे बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी दुरुस्त करने के लिए करोड़ों का ठेका गुजरात की एक कंपनी को दे दिया गया है। इस मामले पर और विस्तार से बात करते हैं, लेकिन आज का एक्स्ट्रा कवर बकी बात का बड़ा हो गया, तो अगले एक्स्ट्रा कवर में संभवतः इस मामले की और गहराई से पड़ताल करेंगे। उन सब बेरोजगार युवाओं की बात भी इस बार रह गई जिनका नाम वन आरक्षी 2022 की प्रतीक्षा सूची में तो आया, लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी जिन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। मेरे भाई बहनों, आपके दर्जनों मेल हमारे पास आए हैं और हम आपकी व्यथा पूरी तरह से समझते हैं कि आपके लिए नौकरी का इंतजार करते हुए एक एक दिन कितना भारी हो रहा होगा। सरकार बहादुर जरा केदारनाथ उपचुनाव निपटा ले तो आपकी तरफ जरूर देखेगी, ऐसी उम्मीद आपके साथ साथ हम भी लगा रहे हैं। आपकी ही तरह इन दिनों प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ रहे वो तमाम युवा भी हताश हैं जिन्हें अब छात्र संघ चुनावों से भी वंचित कर दिया गया है। एक तरफ मोदी जी बयान देते हैं कि वो राजनीति में 1 लाख ऐसे युवाओं को लाएंगे जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होगी, ताकि राजनीति में नेपोटिज्म खत्म हो सके। दूसरी तरफ उन्हीं के खड़ाऊ के सहारे सरकार चला रहे हमारे नेता उस रास्ते को ही पट्ट बंद कर देना चाहते हैं जहां से राजनीति का कखरा सीखने की शुरुआत होती है। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया, पहलाग, नमस्कार।